आइए सुनते हैं प्रकाश कांत की कहानी सूखी नदी का स्पर्श। भीतर घुसने तक कतई अंदाज नहीं था इस तरह के एहसास के भर जाने का। हालांकि उदासी तो घिरी हुई थी। गांव जाना लगातार टालता रहा था। मकान जल्दी खाली कर देने के सिलसिले में मकान मालिक के 2-1 खत भी आ गए थे। इन खतों से ही एहसास हुआ था कि उधर अब भी कुछ न कुछ ऐसा है जो बाकी है, जिसे जस तस छोड़कर दादी आ गई थी इधर। खैर, उन खतों के बावजूद जाने के लिए खुद को एकदम तैयार नहीं कर पाया था, लेकिन माँ के बार बार याद दिलाने और दबाव डालने के बाद मुझे जाना पड़ा था। पुरखों का गांव, पुरखे जिन्हें कभी देखा नहीं जाता, महसूस भर किया जाता है छुअन की तरह। पता नहीं पिता ने कभी इस छुअन को महसूस किया था या नहीं। वैसे भी उन्होंने यह गांव अपनी बहुत छोटी उम्र में छोड़ दिया था। पिता को बहुत कम ही आते जाते देखा था अपने पुरखों के गांव में। कभी उन्हें उधर की बातें भी करते देखा सुना नहीं। बाद में यह भी जाना कि पिता और दादी के बीच अजीब सा ठंडापन है। माँ बेटे या किसी भी तरह के रिश्ते की गर्माहट उनके बीच नहीं थी। ऐसा शायद पिता द्वारा बहुत छोटी उम्र में घर छोड़ दिए जाने और फिर लगातार बाहर ही बाहर रहने के कारण हुआ हो। वैसे भी रिश्तों में गर्माहट सोहबतों का ही नतीजा है। लेकिन फिर अपना ख्याल आता, मैं भी दादी के साथ कहाँ रहा। शायद पिता जितना भी नहीं, फिर भी मैं इतना लगाव कैसे महसूस करता रह सका। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिता के एवज में या उनकी तरफ से मैं ही उनके हिस्से का लगाव महसूस करता रहा हूँ। एक तरह का खामियाजा। इसलिए बड़ा होने के बाद बराबर उधर आता जाता रहा। पिता इतनी बार नहीं गए थे। होश संभालने के बाद कभी उन्हें आते जाते नहीं देखा था, न दादी को आते जाते देखा। 2-4 साल में एक आध बार आती थी, 4-6 दिनों के लिए। इतनी दूर से इतना पैसा खर्च करके 4-6 दिन रुककर लौट जाती। पिता एक आध बार रुकने को कहते, एक तरह का शिष्टाचार। दादी जिसका कोई जवाब नहीं देती, चली जाती। पिता बस में बिठा आते, मैं भी उनके साथ होता। दादी मुझे बस रवाना होने तक प्यार करती रहती। जिस दिन पिता गुजरे थे, दादी अपने गांव थी। तार से खबर देने के बावजूद तीसरे दिन पहुंच पाई थी। तीसरा निपट जाने के बाद अपने बेटे का आखिरी बार मुंह तक नहीं देख पाई। लगा था कि बुरी तरह रो पड़ेंगी, लेकिन वे नहीं रोई। कम से कम उस तरह से तो नहीं जैसा ऐसे मौकों पर रोया जाता है, या कि कोई भी माँ रोती है बेटे की मौत पर। लेकिन दादी की आंखें डबडबाई भर थीं। कुछ एक आंसू टपके थे। पिता की मौत के बारे में पूछताछ की थी। माँ इस दरमियान जोर जोर से लगातार रोती रही थी। दादी उसे दिलासा देती रही थी। मैं अंदाज लगाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त उन 2 औरतों में से किसका दुख ज्यादा बड़ा है, उसका जिसका पति मरा है, या फिर उसका जिसका बेटा गुजरा है, या कि दोनों का एक ही जैसा दुख है, क्योंकि यह दोनों तरह का दुख औरत का दुख है। इस बार भी दादी 2 दिन ही रुकी थी, हमेशा की तरह, जबकि उसे रुकना चाहिए था। लोगों का यही कहना भी था, लेकिन नहीं रुकी थी। दादी के जाते वक्त माँ फिर रोई थी। दादी ने माँ के सिर पर हाथ फेरा और अपनी पलकें पोंछी थी। मैं बस स्टैंड तक साथ गया था। दादी बस चलने तक चुप बनी रही थी। उसके भीतर पता नहीं क्या कुछ गुजर रहा था, तूफान, जलजला या ऐसा ही कुछ। बस चलते वक्त उसने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर सिर पर हाथ फेरा था और फिर अपनी आंखों को पोंछ लिया था। मैं अंदाज लगाता रहा था कि उसके भीतर क्या कुछ और कितना कुछ खत्म हो गया होगा। बहरहाल दादी लौट गई थी, फिर से अपने गांव, पुरखों के गांव। उसके बाद दादी एक लंबे अरसे तक नहीं आई और ना कोई चिट्ठी ही आई। मेरे खतों का जवाब भी नहीं। थोड़ी सी घबराहट हुई थी। 2 दिन का वक्त निकाल कर गया था। दादी ठीक ठाक थी, मुझे देखकर खुश हुई थी। उसके बाद आना जाना फिर से शुरू हो गया था। 1.5 साल में एक आध चक्कर लगा देती थी। इस बार भी इसी तरह आई, जल्दी लौट जाने का इरादा लेकर, लेकिन नहीं लौट पाई। इस तरह न लौट पाने की कल्पना न कभी दादी ने की होगी और न गांव वालों ने। एक अच्छी भली तंदुरुस्त कदकाठी को देखकर भला कौन आशंकित हो सकता था। बेचारी इतनी दूर सिर्फ अपने पोते के साथ मरने के लिए आई। एक बुजुर्ग की टिप्पणी थी। सभी इसे अजीब सा इत्तेफाक मान रहे थे।
दादी का अपना पुश्तैनी गांव छोड़कर इतनी दूर मेरे पास आना और गुजर जाना। खुद मैं भी हैरान था। यह भी सोच रहा था कि ऐसा कुछ अगर दादी को गांव में रहते ही हो जाता तो फिर शायद मुझे खबर भी न मिल पाती, गांव में किसी के पास भी मेरे नए शहर का पता न होने की वजह से। क्या दादी को इस तरह का कोई अंदाज रहा था और इसलिए इतनी दूर खुद मेरे पास आई थी ताकि एक लावारिस मौत न मरे, अपने पोते के पास मरे? लेकिन इस तरह का पूर्वानुमान कैसे लगाया जा सकता है? अच्छी भली तंदुरुस्ती के साथ चलना, आते वक्त रास्ते में बारिश में भीग जाना, सर्दी जुकाम हो जाना, 8-10 दिन की बीमारी और सब कुछ खत्म। पिता से एकदम उल्टे। वे तो तकरीबन 1.5 साल बीमार रहे थे। वे दादी को अक्सर कहा करते थे कि वह इतनी दूर अकेली रहती हैं, ऐसे में अगर उसे कुछ हो गया तो पता भी नहीं चल पाएगा। सुनकर वह हंस देती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, या कि दादी ने ऐसा होने नहीं दिया। लावारिस नहीं गई, मेरे पास आकर गुजरी। सोचते सोचते गांव आ गया। जैसा कि पहले भी होता था, गांव में किसी ने पहचाना नहीं था। जब 2-2 साल बाद आना जाना होगा तो भला कोई क्यों पहचानेगा? लोग देख भर रहे थे उसी नजर से जिससे अजनबी को देखा जाता है। पुश्तैनी मकान बिकने के बाद से दादी किराए के मकानों में 3-4 घर बदल चुकी थी। इस बार जो कोठरी उसका घर थी, उसमें 1.5 साल पहले ही रहना शुरू किया था। मैं अब तक उसमें नहीं आ पाया था। दादी ने अपनी चिट्ठियों में इस नए घर का जिक्र किया था। वहां आई तो एक नए घर की ही बात करती रही थी। बहुत सारी बातें बताई थी। इसके बावजूद मुझे पता पूछना पड़ा। चूंकि मकान मालिक का नाम भूल गया था, इसीलिए दादी के नाम से ही पूछना पड़ा था। दादी का मकान, जो आदमी अब दुनिया में ही नहीं था, उसका नाम, उसका पता। फिर भी पूछा तो इसी तरह जा सकता था। मैं पूछ रहा था, सामने वाला जवाब देने से पहले मुझे घूर कर देख रहा था, मेरी शिनाख्त कर रहा था शायद। आखिर मकान मिल गया। मेरे आने के बारे में सुनकर मकान मालिक दौड़ कर आया था। चाबी उसी के पास थी। ताले के छेद में जाले पड़ गए थे। थोड़ा सा जाम भी हो गया था। खोलने में दिक्कत हुई। दरवाजे खुलते ही महीनों से पड़ा बंद आंखों में धंस गया था। कुछ पल उस बंद को देखते रहने के बाद उसमें दाखिल हुआ। सामने वही सब था जो दादी अपने हाथ से शक्ल देकर छोड़ गई थी। रस्सी पर पानी छानने का कपड़ा सूख रहा था। दादी ने आखिरी बार पानी छानकर उसे रस्सी पर फैलाया था। सूख चुके कपड़े पर सलवटें थी, गीलेपन की स्मृति रेखाएं। चाय, शक्कर, गुड़, चावल, दाल, हर डिब्बे में कुछ न कुछ। तेल के डिब्बे में आधा डिब्बा तेल, तिल्ली का। दादी को यही तेल अच्छा लगता था। हर साल सीजन पर तिल खरीदकर तेल निकलवा लेती थी। वही तेल था। डिब्बा खोलते ही उसकी गंध फेफड़ों में उतर गई। एक छोटे से डिब्बे में छुट्टे पैसे पड़े थे, चिल्लर, चवन्नी, अठन्नी। कोने में जंग खाई पेटी पड़ी थी। कुछ एक कपड़े भी थे। कपड़ों के नीचे पिता के और मेरे बचपन की तस्वीरें थीं। दादी की उस पेटी में मेरा और पिता का दोनों का बचपन सुरक्षित था। इन दोनों बचपनों को एक साथ देखना एक अजीब अनुभव था। तस्वीरों के साथ के बंडल रखे थे, धागे में बंधे हुए। पिता के और मेरे खत, दादी के नाम लिखे खत। दादी जो अब नहीं थी और पिता वे भी नहीं थे, खत थे, बस उन्हें पढ़ा था। अपने लिए खत भी। दादी ने उन्हें पता नहीं कितनी कितनी बार पढ़ा होगा, जैसा कि वह अक्सर किया करती थी। खतों को पूरी इबारत याद हो जाने तक पढ़ना। पता नहीं क्या मिलता होगा इतनी इतनी बार पढ़ने से। पेटी बंद कर दी थी मैंने। इस नए घर के पिछवाड़े आम का झाड़ है, जिसके नीचे खड़े होने पर नदी दिखाई देती है। दादी ने अपने एक खत में लिखा था, मैंने पेड़ के नीचे खड़े होकर देखा, नदी दिखाई दे रही थी, पुरखों की नदी। नदी जिसके किनारे यहाँ आने पर रोज घूमने आता था, शाम पड़े लौटता। दादी खाना बनाकर इंतजार करती मिलती, खाकर बाहर डली खटिया पर लेट जाता, पुरखों के आकाश के नीचे। आज नदी पर जाने का मन नहीं हुआ। जब भीतर की नदियां सूख जाती हैं, तब फिर बाहर की नदियां शायद उतनी आत्मी नहीं रह जाती। बहरहाल आम के पेड़ की डाल से चिड़िया के लिए पानी की कटोरी लटकी थी, खाली। कुछ धूप और एकाध सूखी पत्ती के अलावा कुछ नहीं था उसमें। चलने से पहले दादी ने उसे पूरा भर दिया होगा, ताकि चिड़ियों का कुछ दिन का काम चलता रहे। चला भी होगा। चिड़ियाएं 2-1 दिन आती रही होंगी, पानी चूक जाने के बाद भी।
फिर उन्होंने आना बंद कर दिया होगा, नदी की तरफ चली गई होंगी शायद। उन्हें दादी के गुजर जाने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं रहा होगा। परिंदे शायद इस तरह के मालूमात रखते भी नहीं। पेड़ के नीचे से फिर कमरे में आया। दरवाजे के पास राख का डिब्बा था, बर्तन मांजने के लिए रखी हुई राख। दादी की राख रह गई देह याद आई थी। अच्छी भली देह का बोरी बनकर राख रह जाना और हवाले हो जाना नदी के, क्षिप्रा के, नदी से नदी तक, नदी का खत्म हो जाना। कमरे की दीवार पर लीपन उखड़ रही थी। दादी ने शायद उन्हें दिवाली पर लिपवाने का सोचा होगा। एक दीवार पर कैलेंडर था जिसमें वही महीना टंगा था जिसमें दादी यहाँ से रवाना हुई थी। अगले महीने जो कि गुजर गए थे, लेकिन वे कैलेंडर से होकर गुजरने से रह गए थे। होता है ऐसा कि बहुत सारी चीजें जब कई जगहों से किसी अंधड़ की तरह गुजर चुकती हैं, तब भी वे कुछ एक जगहों से गुजरने से रह जाती हैं। बहरहाल मैंने देखा कि कैलेंडर की एक ओर मेरा नया पता लिखा हुआ था, दादी के हाथ से लिखा गया। दादी उस उलझे उलझे पते से चिढ़ती थी। उसे अजीब भी लगता था कि ऐसे उलझे हुए पते वाली जगह पर कैसे रहा जा सकता है। उसकी बूढ़ी हंसी में बूढ़ी नदी का ताजा स्पर्श था। अचानक ध्यान आया कि मैं बहुत देर से अकेला खड़ा हूँ दादी के घर में, जिसमें उसके रहते कभी नहीं आ पाया था। कुछ पल के लिए दीवार से टिक कर बैठ गया था चुपचाप, बाहर होते अंधेरे को अपने भीतर उतरता महसूस करते हुए। दादी ने नहीं सोचा होगा कि उसके नहीं रहने पर उसके घर में मैं कभी इस तरह होऊंगा। मैंने भी कहाँ सोचा था। सोचने के साथ यही तो होता है कि बहुत सारा सोचने से बाकी रह ही जाता है। शाम हो रही थी। दीवार पर चिमनी टंगी थी। दादी इस वक्त तक चिमनी जला देती थी। मैं उठा, चिमनी जला दी। चिमनी को अपनी लौ पकड़ने में वक्त लगा था। घर के अंधेरे में चिमनी का उजाला घुलने लगा। कुछ पल उजाले को देखता रहा मैं और फिर बाहर निकल आया। दरवाजा लगाया, ताला डाला। मकान मालिक सामने खड़ा था, आंखों में सवाल लिए। मैंने जेब से पर्स निकालकर पिछला पूरा किराया चुकाया। अगला किराया भी हर महीने भेजता रहूंगा, मैंने कहा था। वह मुझे देख रहा था हैरानी से। मैं तेज कदमों से बढ़ रहा था बस स्टैंड की ओर। आखिरी बस का वक्त हो रहा था। जेब में दादी के घर की चाबी थी और मैं महसूस कर रहा था अपने भीतर एक बूढ़ी नदी का स्पर्श, अपने में समा लेता हुआ स्पर्श।